जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आप लोग पिछले वीडियोस देख चुके होंगे और अपना नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आएगा। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय हमारी मध्यकालीन भारत के इतिहास की सीरीज चल रही है, जिसके तहत हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों को कवर कर लिया है। वो कौन कौन से थे? तो गुलाम वंश हो गया, उसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और उसके बाद हम लोगों ने लोधी वंश को कवर किया है। उम्मीद है कि आप लोगों ने सभी वीडियोस देख लिए होंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो इस सीरीज के जितने भी वीडियो हैं सबकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी, आप सब देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में और अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की कलाओं के बारे में। देखिए, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं, लेकिन जैसे कि जो प्रशासन था वो गुलाम वंश का अलग था, तुगलक वंश का अलग था और आगे चल के जितने भी राजवंश आए उनका अलग अलग था। तो हम लोगों ने पढ़ा सब कुछ है, लेकिन आज पूरे दिल्ली सल्तनत के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग प्रशासन के बारे में समझेंगे कि दिल्ली सल्तनत का प्रशासन इन 5 राजवंशों को मिलाकर किस तरह से था, जहां से यूपीएससी में आपके प्रश्न बनता है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करेंगे और इसके बाद जो वीडियो आएगा जरूर आप लोग देख लेना। दिल्ली सल्तनत के कला और उसकी संस्कृति पर निर्भर होगा। हम लोग देखेंगे कि किस राजवंश के किस शासक ने किस चीज का निर्माण करवाया। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, मैंने आप लोगों को बताया भी है, सारी चीजें रिपीट होगा। जो लोग नए हैं, अगर आप लोग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन हिंदी माध्यम से कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कंटेंट आते हैं यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत की जो प्रणाली थी वह केंद्रीय शासन प्रणाली थी और उसका प्रमुख सुल्तान हुआ करता था। इसी वजह से इसे सल्तनत काल के भी नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग प्रशासन की बात करें तो सबसे छोटा गांव, फिर परगना, फिर इक्ता या फिर प्रांत होता है। देखिए, जैसे आज हम लोग देखते हैं गांव, ब्लॉक, तहसील, जिला, स्टेट, फिर देश, ठीक इसी तरह से उस समय भी प्रणाली थी और उसमें सत्ता तो केंद्रीय रूप में रहती थी जिसका प्रमुख सुल्तान होता था, लेकिन प्रशासन चलाने के लिए प्रांतीय व्यवस्था भी लागू की गई थी। सबसे छोटे गांव आता था, गांव से ऊंचा परगना होता था और परगना से बड़ा होता था इक्ता। इक्ता आज का प्रांत हम लोग बोल सकते हैं, जैसे राज्य, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में भी देश का बंटवारा राज्यों में हुआ था, लेकिन कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कितने राज्य या फिर कितने सूबे थे। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जितने राजवंश आए सबने अलग अलग प्रांतों पर शासन किया, ठीक। तो प्रांतीय व्यवस्था भी थी, लेकिन प्रशासन केंद्रीय रूप में होता था, जैसे आज हम लोग देखते हैं। उसी तरह से मंत्री परिषद थी। जैसे आप लोग देखते हैं काउंसिल होती है, मंत्री परिषद होती है जो राष्ट्रपति को सहायता देती है, प्रधानमंत्री को सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होती है। उसे उस समय मजलिस ए लखवत कहा जाता था। ध्यान से समझेंगे, करंट से जोड़कर चलेंगे। जैसे मंत्री परिषद में सभी मंत्री होते हैं और उन मंत्रियों का विभाग निर्धारित किया जाता है, उसी तरह से इस मंत्री परिषद में भी विभाग थे और हर विभाग के लिए एक व्यक्ति नियुक्त होता था। प्रश्न बना है कई बार यूपीएससी में। हम लोग समझेंगे कि दिल्ली सल्तनत की मंत्री परिषद में कुल कितने विभाग थे और कौन से मंत्री थे, उन्हें क्या नाम दिया गया था। सबसे बड़ा जो था वो वजीर था, ठीक। वजीर पूरे प्रशासन का प्रमुख होता था। इसे आप लोग गृह मंत्री भी मान सकते हैं, ठीक है, जैसे होम मिनिस्टर होता है। इसे दीवान ए वजारत कहा जाता था और यह राजस्व का प्रमुख होता था। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर होता है तो यह दीवान ए वजारत के नाम से राजस्व प्रमुख होता है। एक तरह से होम मिनिस्टर और आपके फाइनेंस मिनिस्टर का काम यह किया करता था। आगे बढ़े, दूसरी जो पोस्ट थी आरिज ए मुमालिक, यह सैन्य विभाग का प्रमुख था। जैसे आप लोग आज रक्षा मंत्री देखते हैं, उसी तरह से दिल्ली सल्तनत में आरिज ए मुमालिक नाम का व्यक्ति रहता था। इसे दीवाने अर्ज भी कहा जाता था। ध्यान से सुनिएगा, इसे दीवाने अर्ज भी कहा जाता था। इसीलिए मैं बोलता हूं कि वीडियो लास्ट तक देखा करिए। जो चीजें मैं बोलता हूं ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं जहां से यूपीएससी में प्रश्न बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे पोस्ट पर आता है दबीर ए खास। दबीर ए खास
ये पत्र व्यवहार का प्रमुख होता था। जैसे कि एक प्रांत से दूसरे प्रांत में पत्र व्यवहार होता था, टेलीफोन, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर ये सब तो था नहीं उस समय, तो एक दूसरे से जुड़ने के लिए वो लोग पत्र व्यवहार किया करते थे। तो जो पत्र व्यवहार का प्रमुख नियुक्त किया, जैसे आज हम लोग डाक विभाग देखते हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट, ठीक उसी तरह से पोस्ट ऑफिस की तरह दबीर या खास होता था पत्र व्यवहार का प्रमुख। इसे भी एक नाम दिया गया था, दीवाने इंसाफ। देखिए, सैन्य विभाग का जो अधिकारी होता था उसे दीवाने अर्ज कहा जाता था, आरिज ए मुमालिक भी कहा जाता था, और पत्र व्यवहार का जो प्रमुख था उसे दबीर ए खास और दीवाने इंसा दो नामों से जाना जाता था। आगे बढ़े तो दीवाने रिसालत विदेश मंत्रालय, सॉरी विदेश मंत्रालय इसके हाथ में था। आज जैसे हम लोग फॉरेन मिनिस्ट्री देखते हैं, एस जयशंकर के पास है, वर्तमान में मोदी की कैबिनेट में, तो इसी तरह से उस समय का जो विदेश मंत्री हुआ करता था उसे दीवान ए रिसालत कहा जाता था, और यह विदेशी वार्ता संबंधी कार्य क्रिया करता था। विदेशी वार्ता का यह प्रमुख होता था कि अन्य देशों से हमारा संबंध कैसा है, उनके साथ हमें व्यवहार क्या करना चाहिए, और वहां से संपर्क भी होता था, तो यही व्यक्ति करता था। जैसे कि वर्तमान में हमारे कौन करते हैं, तो जो फॉरेन मिनिस्टर है, ठीक, जिनका नाम क्या है, एस जयशंकर। उस समय के विदेश मंत्री को दीवान ए रिसालत कहा जाता था। सत्र उल सुदूर, यह धार्मिक विभाग का प्रमुख होता था। जो धार्मिक क्रियाएं होती थी उनमें कैसे बदलाव हो, क्या क्या चीजें लागू हो, उसको लागू करने के लिए सत्र उल सुदूर नाम का व्यक्ति हुआ करता था, जो धार्मिक विभाग का प्रमुख होता था। उसके बाद आता है न्याय विभाग, काजी उल कुज्जार। देखिए, न्याय विभाग का जो प्रमुख होता था वह काजी उल कुज्जात होता था, लेकिन प्रमुख न्यायाधीश सुल्तान होता था। मतलब जैसे आप लोग क्या देखते हैं, चीफ जस्टिस देखते हैं, तो चीफ जस्टिस अर्थात जो अंतिम निर्णय सुनाएगा वह सुल्तान हुआ करता था, ठीक है। लेकिन न्याय विभाग में भी कुछ व्यक्ति थे, कुछ अधिकारी थे, उनमें जो सबसे प्रमुख होता था उसे काजी उल कुज्जात कहा जाता था, ठीक। पॉइंट क्लियर। आगे बढ़ते हैं लास्ट पर, तो वरीद ए मुमालिक, यह गुप्तचर विभाग हुआ करता था। जैसा कि मैंने आप लोगों को अलाउद्दीन खिलजी के समय कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी पूरे दिल्ली सल्तनत की व्यवस्था को बदलने में या फिर सुधार करने में बहुत बड़ा काम किया था, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय किस पर था, तो उसके गुप्तचर विभाग पर था। इसने क्या किया था कि पारित कर दिया था क्या, अध्यादेश। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। उन 4 अध्यादेशों में जो पहला था वह था अच्छी गुप्तचर विभाग की स्थापना। मतलब कि देखिए, उसने क्या किया था, अपने चाचा की हत्या कर दी थी जलालुद्दीन खिलजी की, इलाहाबाद के निकट कड़े मानिकपुर में। तो उसके विरोध में बहुत सारे लोग थे, क्योंकि उसने अपने चाचा की हत्या करके सत्ता को ग्रहण किया था। तो लोग उसके प्रति विद्रोह करने के लिए संगठन न बना सके, इसलिए गुप्तचर विभाग रखता था। और वो गुप्तचर इतने अच्छे होते थे कि जहां पर उसके विरोध में कोई भी संगठन होता था, लोग आपस में वार्ता करते थे, वहां पहुंचकर वह अलाउद्दीन खिलजी को सूचित कर देता था और वो उसे संगठन बनने से पहले ही विनष्ट कर देता था। बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ एक्सप्लेन किया हूं। हर राजवंश का अलग अलग वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप लोग जाकर देख लेंगे। तो इस तरह से मंत्री परिषद में कुल 7 पद थे जो प्रमुख थे, अन्य पद भी थे, लेकिन इतने प्रमुख थे, इन्हें आप लोग याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे कि जैसे वर्तमान में हमारे देश का जो सबसे बड़ा पद है वह राष्ट्रपति है, ठीक। लेकिन अगर कार्यवाहक पद के रूप में देखें, जो कार्यों को संचालित करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक। प्राइम मिनिस्टर की बातों को ही ध्यान में रखा जाता है। तो उस समय का सुल्तान आज का हम लोग प्रमुख मान सकते हैं, ठीक। उसके बाद जैसे इस समय ऐसा तो है नहीं कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर जो राष्ट्रपति हैं खुद ही सारे निर्णय लेते हैं, खुद ही सारे रूल और रेगुलेशन फॉलो करवाते हैं या फिर पास करते हैं। उसके लिए एक कैबिनेट होती है, मंत्री परिषद होती है, काउंसिल भी होती है। तो उसी तरह से उस समय भी एक मंत्री परिषद अर्थात कैबिनेट थी। जिस तरह से वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उस समय के ये सभी कैबिनेट मिनिस्टर हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि सभी को अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया था। इतने इजी वे में, इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को यह ना लगे कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। चलिए, उम्मीद है आप लोग ये पॉइंट समझ गए होंगे मंत्रिपरिषद के बारे में। और प्रशासन के तहत अगली व्यवस्था आती है कर व्यवस्था। इसे राजस्व व्यवस्था के तहत जोड़ सकते हैं, जिसका प्रमुख कौन होता था, वजीर, दीवान ए वजारत, ठीक।
चलिए, उस समय कुल कितने प्रकार के, 5 प्रकार के कर वसूले जाते थे। पूरे दिल्ली सल्तनत की हम लोग बात कर रहे हैं, जितने राजवंश आए थे उनमें कॉमन थे ये कि इतने 5 कर वसूले जाते थे। यूपीएससी में प्रश्न कई बार बना है। उस्र नाम का कर मुसलमानों से भूमि कर के रूप में लिया जाता था, अर्थात जो लैंड टैक्स होता था, जिस भूमि पर आप अधिकार करके खेती कर रहे हैं उसका टैक्स लगता था, और मुस्लिम जो टैक्स देते थे भूमि कर के रूप में, उसे उस्र कहा जाता था। सॉरी, खराज नाम का कर था जो गैर मुस्लिमों से भूमि कर के रूप में लिया जाता। मुस्लिमों से भूमि कर के रूप में उस्र लिया जाता था, गैर मुस्लिमों से खराज लिया जाता था। दोनों भूमि कर थे। डिफरेंस यह था कि ये जो मुस्लिम थे इनसे कम दर पर वसूला जाता था, और यह जो कौन थे, हिंदू या फिर गैर मुस्लिम जितने भी धर्म थे उनसे ज्यादा कर वसूला जाता था। तीसरा आता है जकात। जकात नामक कर धनवान मुसलमानों से धार्मिक कर के रूप में लिया जाता था, और इसका जो परसेंटेज था 2.5% की। आप अगर धनवान हैं और आप मुस्लिम हैं तो आपकी जितनी इनकम हो रही है उसका 2.5% आप सुल्तान को देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चौथे पर आता है जजिया कर। जजिया कर मैंने आप लोगों को बताया है गैर मुस्लिमों पर धार्मिक कर के रूप में लगाया जाता था। जो मुस्लिम व्यक्ति नहीं थे, अन्य धर्म के थे, ज्यादातर हिंदुओं पर ही धार्मिक कर के रूप में जजिया वसूला जाता था। यह कर ब्राह्मणों पर नहीं लगता था, लेकिन आगे चलकर ब्राह्मणों पर भी दिल्ली सल्तनत में लगाया गया। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि किस शासक ने पहली बार ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है, अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो उम्मीद है कि कमेंट जरूर करेंगे। चलिए, सॉरी, लास्ट में आता है खम्स। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं तेज बोलूंगा। खम्स नामक कर युद्ध में लूटे गए माल पर लगाया जाता था। खम्स मैंने आपको बताया था कि जब अलाउद्दीन खिलजी अपना कोई अभियान करता था तो उस समय उसने इस कर को लागू किया था। खम्स मतलब कि युद्ध के दौरान अगर कहीं पर अटैक किया, किसी राजवंश का उसने विनाश किया, तो वहां का जो खजाना था उसे लूटता था और लूट के लाता था। उसमें से 1/5% वहां अपने पास रखता था, और बाकी सेना के लोगों में या फिर सैनिकों में या फिर व्यक्तियों में बांट देता था। तो वो उस पर जो टैक्स लेता था वो खम्स कहलाता था, मतलब युद्ध में लूटे गए माल पर टैक्स। आगे बढ़े तो सैनिक संगठन की बात करें तो 4 प्रकार के सैनिक उस समय होते थे। पहला था सुल्तान के लिए नियुक्त किए गए सैनिक, दूसरा इक्तादारों के लिए नियुक्त किए गए सैनिक। इक्तादार कौन होते थे, जैसे मैंने यहां पर बताया, मतलब जो प्रांत का प्रमुख होता था, जैसे कि आज का मुख्यमंत्री, जैसे आप लोग राज्यों में मुख्यमंत्री देखते हैं, उसी तरह से दिल्ली सल्तनत में प्रांत को या फिर राज्य को इक्ता कहा जाता था, और इक्ता के प्रमुख को इक्तादार कहा जाता था। उसके लिए अलग सैनिक होता था। अस्थायी सैनिक, ये सैनिक ऐसे थे जो युद्ध आदि समय पर अचानक से आते थे। सुल्तान आदेश देता था, ऑर्डर करता था, तो जो आम पब्लिक थी वह भी सेना में भर्ती होकर अभियान में शामिल होती थी। चौथे सैनिक मुस्लिम स्वयंसेवक। ये कैसे थे सर, ये ऐसे थे कि जब कोई सुल्तान हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध करता था, मतलब हिंदुओं से जब वह युद्ध करता था, तो हिंदुओं के अगेंस्ट में जाने के लिए कुछ मुस्लिम के स्वयंसेवक लोग जानबूझकर सेना में भर्ती होते थे हिंदुओं के अगेंस्ट युद्ध करने के लिए। ठीक, जैसे आप लोग आरएसएस देखते हैं, उस समय एमएसएस हुआ करता था, मुस्लिम स्वयं सेवक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो सैनिक थे उनका 3 प्रकार था। घुड़सवार के रूप में सेना रहती थी, पैदल सेना थी, और गज मतलब हाथियों की सेना रहती थी। जो घुड़सवार होते थे आप सबको पता है, पैदलों के बारे में पता है। गज अर्थात हाथी, हाथियों की जो सेना होती थी किले का द्वार तोड़ने के लिए या फिर भगदड़ मचाने के लिए यह काम में लाई जाती थी। अब बात आती है कि इनमें पद कैसे दिया जाता था। तो पद का जो बंटवारा होता था दशमलव प्रणाली पर। ठीक है, दशमलव प्रणाली का मतलब है कि 10 व्यक्ति पर 1 व्यक्ति। समझते हैं इस चार्ट के माध्यम से। 10 घुड़सवारों को नियंत्रित करने के लिए एक सरखेल नामक अधिकारी की नियुक्ति होती थी। ये ध्यान से देखिएगा, मैच करने के लिए आता है प्रीलिम्स में। ठीक, 10 घुड़सवारों का एक प्रमुख बनाया जाता था जिसे सरखेल बोलते थे। इन 10 सरखेलों का जो प्रमुख होता था एक सिपासलार हुआ करता था, मतलब 10 घुड़सवारों पर नियंत्रण करने के लिए एक सरखेल की नियुक्ति होती थी, और 10 सरखेलों पर नियंत्रण करने के लिए एक सिपासलार की नियुक्ति होती थी, और 10
सिपह सलारों पर नियंत्रण करने के लिए एक अमीर की नियुक्ति होती थी। एक अमीर के तहत जो 10 अमीर इकट्ठा हुए तो एक मलिक होता था, और 10 मलिकों पर नियंत्रण करने के लिए एक खान। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पूरे सेना का जो प्रमुख होता था वह खान हुआ करता था। सबसे छोटा पद घुड़सवार था, सबसे बड़ा पद खान था। घुड़सवार को सरखेल नियंत्रित करेगा, 10 सरखेल इकट्ठा होंगे तो सिपह सलार, 10 सिपह सलार इकट्ठा होंगे तो एक अमीर, 10 अमीर इकट्ठा होंगे तो एक मलिक, और 10 मलिकों पर एक खान की नियुक्ति की जाती थी। तो यह व्यवस्था थी। अर्थव्यवस्था की अगर हम लोग बात करें तो उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी कृषि पर निर्धारित थी, और कृषि के बाद उद्योग, फिर व्यापार। समझेंगे, कृषि में जो सरप्लस होता था, सरप्लस का मतलब यह है कि ऐसी पैदावार जो किसान के द्वारा उत्पादित की जाए और किसान के यूज करने के अलावा बच जाए। जैसे आजकल आप लोग गांव में देखते होंगे, जो किसान वर्ग के लोग हैं बखूबी समझ पाएंगे कि जब वो खेती करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जितने अन्न उन्होंने उपजाया सबका उन्होंने क्या किया, भोजन कर लिया या फिर अपने उपयोग में ले लिया। अपने आवश्यकता के अनुसार अपने पास वो रख कर बाकी का जो अन्न होता है या फिर जो अनाज होता है उसे वो सेल कर देते हैं। तो वो सरप्लस के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस राज्य में खेती में सरप्लस होता है वह वृद्धि करता है। दिल्ली सल्तनत में भी यही था। सरप्लस जब बेचा जाता था तो वह उद्योगों में जाता था, उद्योगों में उसका विनिर्माण होता था और उसके बाद उसी का व्यापार किया जाता था। ठीक, तो अर्थव्यवस्था यहां हो गई। आगे बढ़ते हैं, आते हैं न्याय एवं दंड व्यवस्था। न्याय व्यवस्था के तहत जैसे मैंने आप लोगों को बताया, प्रधान जो न्यायाधीश होता था वह सुल्तान था, अर्थात सुल्तान अंतिम निर्णय सुनाता था किसी भी केस पर। हफ्ते में 2 दिन यह सभा लगाता था, उसमें यह क्या करता था, निर्णय दिया करता था। जैसे जो केसेस आते थे धार्मिक तौर पर, जो धर्म से रिलेटेड केस सुल्तान के पास आते थे, उसमें वह काजी और सद्र से सहायता लेता था, क्योंकि काजी और सद्र जो थे यह धार्मिक प्रमुख हुआ करते थे। ठीक, दंड विधान अत्यधिक कठोर था। सिंपल है, मैंने आप लोगों को बताया है। दंड विधान ऐसा था कि अगर आप कोई बलात्कार कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं तो क्या किया जाता था, आपको अंग भंग कर दिया जाएगा, आपके शरीर की कुछ प्रतिशत मांस काट ली जाती थी या फिर आपको सूली पर चढ़ा दिया जाता था। तो दंड विधान बहुत कठोर था। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था शुरू किया था तो उसमें भी उसने एक तरह का क्या किया था, नियम लागू किया था कि जो व्यक्ति बेईमानी करेगा, जितना % वजन कम देगा वह वस्तु में, उतने वजन की वस्तु के अनुसार उसके शरीर से मांस काट लिया जाएगा। तो इस तरह से दंड विधान बहुत कठोर था। अगर हम लोग बात करें तो यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि जैसे हम लोगों ने ये विभाग देखा, इनमें से कौन से विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की और किस क्षेत्र के लिए की, ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। दीवान मुस्तखराज नाम का विभाग था जो कहां से संबंधित था, वित्त विभाग से, और इसका प्रमुख अलाउद्दीन था। मतलब इसकी स्थापना किस सुल्तान ने की थी, तो अलाउद्दीन ने। अगर प्रश्न बने कि दीवान मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना निम्न में से किस दिल्ली के सुल्तान ने की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक, और यह वित्त फाइनेंस से संबंधित था। दीवान ए कोही नामक विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक MBT ने की थी और यह कृषि से संबंधित था। मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे क्या कहा जाता है, बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा जाता है। इसके बारे में बदायूनी ने लिखा था जब इसकी मृत्यु हुई थी कि सुल्तान के मरने से सुल्तान को जनता से मुक्ति मिली और जनता को सुल्तान से मुक्ति मिली। क्यों? क्योंकि वह ऐसे ऐसे निर्णय लिया करता था जो राज्य के दृष्टिकोण से, शासन के दृष्टिकोण से सही होते थे, लेकिन उसका लक्ष्य इतना सही नहीं था कि सारी चीजें उसकी फेल हो जाती थी। जो भी योजनाएं बनाता था फेल हो जाती थी। यह योजना भी फेल हुई थी। उसने कृषि करने के लिए एक स्पेशल लैंड पर क्या किया, बोला कि किसानों से बोलिए कि वो यहाँ पर खेती करें, सारी लागत मैं लगाऊंगा, यहां से अन्न उपजाएंगे। लेकिन दीवान ने कोही नामक विभाग की उसने स्थापना की और इसके तहत जो अधिकारी उसने नियुक्त किए सब क्या हो गए, घुसखोर हो गए और बंजर भूमि पर उसने खेती करवा दी। किसने? इसके अधिकारियों ने। तो इसकी यह योजना भी फेल हो गई। तो दीवान कोही जो कृषि से संबंधित था, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन
तुगलक ने करवाई। दीवान अर्ज ये सैन्य विभाग का था, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, और इसे आरिज ए मुमालिक भी कहा जाता था। दीवान अर्ज नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन बलबन ने की थी, जो सैन्य व्यवस्था से संबंधित था। आगे बढ़ेंगे। दीवान ए बंदगान, दास विभाग के लिए दीवान ए बंदगान नामक विभाग की स्थापना की गई, और इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने FST ने की थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा राजा था, ऐसा सुल्तान था, जिसके समय में 1,80,000 दास रहा करते थे, और उन दासों के सही तरीके से देख रेख के लिए उसने दीवान ए बंदगान नामक विभाग की स्थापना की। उसके बाद दीवान ए खैरात आ जाता है। इसकी स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक करता है, और यह दान विभाग से संबंधित था। लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। वीडियो में मैंने बखूबी बताया है, जो वीडियो हम लोग देख रहे थे तुगलक वंश का, ठीक है, तो जाकर देख लेंगे। ऐसे ही याद कर ले, दान विभाग, दान अर्थात खैरात में मिली वस्तु को दान के रूप में देखते हैं, तो दीवान ए खैरात के नाम से फिरोज शाह तुगलक ने दान के क्षेत्र में एक विभाग की स्थापना की, जो दीवान ए खैरात। इसने दीवान ए इस्तिहाक नामक भी एक विभाग की स्थापना की, जो लोगों को पेंशन दिया करता था, और वह शासक या फिर सुल्तान कौन सा था? तो फिरोज शाह तुगलक था। ठीक, तो इसमें 3 जो हम लोगों ने देखा, क्या 3 विभाग की स्थापना, दीवान ए बंदगान, दीवान ए खैरात, दीवान ए इस्तिहाक। दीवान ए बंदगान दासों के लिए, दीवान ए खैरात दान करने के लिए, और दीवान ए इस्तिहाक पेंशन देने के लिए 3 विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक करवाता है। और सेना के लिए दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना कौन करता है? तो बलबन करता है। उसके बाद दीवान ए को ही मोहम्मद बिन तुगलक, जो पागल या फिर मूर्ख शासक जिसे बोला जाता है, उसने किया था। मैंने हिस्ट्री भी बताई, वीडियो में सब चीजें बता चुका हूं। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना की, जो वित्त विभाग से संबंधित था। तो इतने विभाग थे, आप लोग देख लेंगे। अब हम लोग उस समय के समाज पर आते हैं। जो मुस्लिम वर्ग के लोग थे, कई भागों में विभक्त थे, शिया और सुन्नी हुआ करते थे। कुछ लोग अपने आप को पैगंबर का वंशज मानते थे, और कुछ तो तुर्क ही थे, जो तुर्क से आकर यहाँ पर आक्रमण किए थे। जैसे दिल्ली सल्तनत के स्टार्टिंग के 3 राजवंश तुर्क हुआ करते थे। कौन कौन से? दास वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश। सैयद वंश के लोग अपने आप को वंशज मानते थे हजरत मोहम्मद साहब के। और जो लोधी वंश था, वह क्या था? तो लोधी वंश थे ही मुसलमान, लेकिन वो कहाँ के थे? अफगानी थे, अफगान शासक थे। ठीक है, तो इस तरह से मुसलमान कई भागों में विभक्त था। हिंदुओं में जाति व्यवस्था थी, और यह भी आपको पता है वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण व्यवस्था भी चलती थी। और दास उस समय खरीदे और बेचे जाते थे। स्त्रियों की स्थिति सही नहीं थी, क्योंकि जो मुस्लिम स्त्रियां थी, उन्हें मुस्लिम वर्ग के लोग केवल एक उपभोग की वस्तु समझते थे स्त्रियों को। और जो हिंदू वर्ग था, हिंदू वर्ग में जौहर प्रथा और सती प्रथा बहुत तेजी से चल रहा था। ठीक है, आप लोगों ने देखा था जब मैंने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया था कि रानी पद्मिनी ने क्या किया था? जौहर कर लिया था, और उनके साथ बहुत सारी रानियों या फिर राजकुमारियों ने, कुछ बालिकाओं ने भी जौहर कर लिया था। जौहर का मतलब यह है कि जलते आग के कुंड में अपने आप को झोंक देना, मृत्यु को अपने गले से लगाना। ठीक, तो जो राजपूत स्त्रियां थी, वो जौहर करती थी और सती प्रथा करती थी। और मुस्लिम वर्ग की जो स्त्रियां थी, उन्हें उपभोग की वस्तु सिर्फ समझा जाता था। ऐसा हम लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मुस्लिम वर्ग में आप किसी भी पूरे दिल्ली सल्तनत में सिर्फ एक अपवाद है, रजिया सुल्तान। कोई भी ऐसी महिला नहीं है जो शासन वर्ग से जुड़ी हो, सिवाय रजिया सुल्तान के, जो लाल वस्त्र पहनकर जनता के सामने विरोध करती है अपने भाई का, जो एक अयोग्य शासक था। तो जनता द्वारा रजिया सुल्तान को चुनकर सुल्तान बनाया गया। और वह क्या की थी कि वह मर्दों का पोशाक पहनती थी, सुल्तान की तरह उसने कार्यभार किया। 4 वर्षों तक कार्य करके वह उसकी हत्या कर दी जाती है। तो मुस्लिमों में स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी, हिंदुओं में भी, राजपूतों का समय था, उनमें भी स्थिति दयनीय थी। दास व्यवस्था थी। दास का मतलब यह नहीं था कि वो बहुत हेय दृष्टि से देखे जाते थे। दास में जो क्वालिटी होती थी, उसे उस विभाग में रखा जाता था। आप लोगों ने देखा कि जो दास वंश था, उसका जो संस्थापक था,
कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश को गुलाम वंश, दास वंश और मामलूक वंश और इल्बरी वंश, इन सब नामों से जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो वह किसका, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था। जब गौरी यहां से जाने लगा तो अपने गुलाम को उसने दिल्ली की सत्ता दी थी। तो ऐसे आप लोग देख लें। इसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी के समय एक गुलाम उसका था जिसे उसने गुजरात अभियान से खरीदा था, जिसका नाम मलिक काफूर था। 1000 दिनार में उसे खरीदा था, उसे 1000 दिनारी कहा जाता था। तो गुलामों की स्थिति खराब नहीं थी, ऐसा नहीं था गुलामों के साथ गलत व्यवहार होता था। आपके माइंड में आता होगा गुलाम का मतलब है कि सिर्फ काम करवाना, नहीं, उन्हें पद भी दिए जाते थे वो जिस योग्य होते थे। ठीक, तो इस तरह से आज हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को सही तरीके से समझा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत की कला और संस्कृति को समझने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो सही लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।